पिक्चर नहीं आ रही यहाँ पे। ओबीएस विजुअल कैमरा तो नहीं है? अगर ऐसे नहीं है तो फिर इसको उठा के सीधा कर लेते हैं और
हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बताइएगा जी, आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? आवाज, पिक्चर, स्क्रीन, एवरीथिंग इज ओके? चलिए, अच्छी बात। अच्छा जी, पूछा है कि ये सेशन जो है ये किस बारे में है? ये एग्जाम के बारे में है क्या? भी जो आप आई कैप के एग्जाम देने जा रहे हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करने लगे हैं, रिवीजन के बारे में, एग्जाम फोकस सेशन। First of all, I want to say all of you a very warm welcome in this session. कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम। ठीक है, सेशन जो है हमारा ये प्लान था 4 to 5, थोड़ा सा लेट हो गया चूंकि आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल अभी मिली, तो बहरहाल कोई नीड्स ओके। तो लेट्स मूव अहेड। इस पे हम बात करेंगे रिवीजन के बारे में कि रिवीजन कैसे करनी है, एग्जाम टेक्निक्स के बारे में। आज क्या डेट है बताइएगा? हाँ जी, आज डेट क्या है? 9th of August। ऐसा ही है कि तारीख याद ही नहीं, जवाब नहीं आया किसी का। हाँ जी, 9th अगस्त है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, 9th of अगस्त है, तो हमारे पास जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ 4 वीक्स रिमेनिंग, 4 वीक ही रह गए ना। अगर आज का मंडे का दिन भी इंक्लूड करें तो ओनली 4 वीक्स आर रिमेनिंग इंक्लूडिंग टुडे। ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल, ये FR1 के लिए बात हो रही है हमारी। अभी हमारा सेशन है ये 5 o'clock कंक्लूड हो जाएगा, तो ये FR1 के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो FR1 के बारे में हम सारी बात कर रहे होंगे। मैंने इसको प्रेजेंटेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक है रिवीजन बिफोर एग्जाम, कि एग्जाम से पहले जो हमारे पास टाइम है उसमें हम क्या करें, और दूसरा है कि एग्जाम डे पे हमने क्या करना होगा, किन चीजों का ख्याल रखना होगा। जी, FR1 की कैसे हम प्रेपरेशन कर रहे होंगे, स्टडी कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करें, और उसके बाद जो है वो फिर हमने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, और फिर जो है वो हमने रिवीजन करनी है, तो ये फोकस रिवीजन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो है एक और पॉइंट है कि हम जो पेपर है वो एक सिटिंग में सॉल्व करें। अच्छा जी, जी अच्छा जी, इसमें से काफी सारी चीजें हैं जो कि जनरल सारे सब्जेक्ट्स के लिए काम आएंगी, और इसमें कुछ चीजें होंगी जो स्पेसिफिक होंगी जो हम FR1 से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे भी मैं बात करने लगा हूँ कि स्टडी टेक्निक्स क्या होगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस, फोकस रिवीजन। और फोकस रिवीजन में जाके हम बात कर रहे होंगे कि हम FR1 को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो कुछ चीजें जो है वो जनरल होंगी विच विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड टू ऑल द पेपर्स, और फिर कुछ चीजें होंगी जो FR1 से रिलेटेड होंगी, स्पेसिफिक। राइट, अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्टडी टेक्निक्स क्या होंगी हमारी? हमने जब भी पढ़ना है हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में, हम बोझ ना महसूस करें।
अगर हम बोझ महसूस करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। बोझल दिल के साथ नहीं, खुशी के साथ, फ्रेश हूं, विलिंग हूं कि मैंने पढ़ना है, मैंने सीखना है। अब जाहिर है ये बातें हर सब्जेक्ट के लिए, डोंट बी ओवरबर्डन। हम पढ़ रहे हैं, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, हमने सोच लिया कि हमने पढ़ ही छोड़ना है आज, 10 घंटे हमने पढ़ देना है। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा जी, तो अभी आगे जाके मैंने बात करनी अभी कर देता हूँ कि हम जो है वो क्या करें, छोटी छोटी स्लॉट्स बनाएं, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की। तो हम जो है वो फ्रेश भी हो जाएं और फिर आगे जो है वो हम अपना पढ़ भी लें। टाइम के लिए जो है वो एक्सक्लूसिव स्टडी जो है ना, वो टाइम के लिए होनी चाहिए। अभी जो 5 बजे है ना, वो इसी पे करेंगे। ठीक है, हाँ जी। एक्सक्लूसिव टाइम का मतलब क्या है कि जब हम पढ़ रहे हो तो मोबाइल नहीं होना चाहिए हमारे पास, नो मोबाइल पर्टिकुलरली। ठीक है, कोई चैटिंग शैटिंग नहीं। ठीक है, पढ़ने के लिए टाइम निकालें, बेशक हम थोड़ा टाइम पढ़ें लेकिन एक्सक्लूसिव स्टडी करें, हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ हो। उसके बाद जो है वो टॉपिक वाइज प्लान बनाएं। अब टॉपिक वाइज प्लान बनाएंगे तो उसमें हमने देखना किस टॉपिक को कितने घंटे हमने देने, कितने आवर्स हमने देने। जो टॉपिक छोटा है उसको थोड़ा टाइम, जो टॉपिक बड़ा है उसको जो है वो ज्यादा टाइम। और फिर ये हमारी स्टडी पे, हमारी जो अगली प्रिपरेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा टॉपिक कितना प्रिपेयर्ड है। लेक्चर्स को रिवाइज करें, आपके पास सारे नोट्स होंगे। आपके पास, अगर आप एसयूएल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जरूरत तो तब पड़ती है जब कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो। अगर एक चीज आपने प्रिपेयर की हुई, आपके नोट्स अवेलेबल हैं, रेडी हैं, तो आप जो है वो उन नोट्स को जो है वो आप कंसल्ट करें, अपना लेक्चर रिवाइज करें और उससे आगे जो है वो आप अपना पढ़ते जाएं। नेक्स्ट, एग्जाम एनवायरनमेंट में पढ़ें। एग्जाम एनवायरनमेंट क्या है? अगर आप ये एक्सक्लूसिव टाइम फॉर स्टडी रखें तो वो ऑटोमेटिकली एग्जाम एनवायरनमेंट होगा कि आप स्टडी टेबल पे बैठ जाएं। ठीक है, चेयर लें, टेबल लें, उस पर बैठ जाएं आराम से, और बिल्कुल इसी तरह जैसे एग्जाम में हम काम कर रहे होते हैं उसी तरह से जो है वो हम काम करें। और एग्जाम एनवायरनमेंट का एक और मतलब भी है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर करें, पेपर में प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें। पेपर में जैसे प्रेजेंटेशन करनी है उस तरह से प्रॉपरली जो है वो प्रेजेंट करें। क्वेश्चंस, जब भी हमारा कोई टॉपिक प्रिपेयर हो जाए तो हम टेस्ट जो हमारे होते रहे हैं उन टेस्ट को एक दफा सॉल्व करें। बेशक हमने वो टेस्ट दिया नहीं दिया, कई तो हमने दे दिए, कई स्किप कर दिए, लेकिन हम उन टेस्ट क्वेश्चंस को जो है ना वो हर टॉपिक के एंड पे सॉल्व करें। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमें पता लग जाएगा वेदर आवर टॉपिक हैज बीन प्रिपेयर्ड और नॉट, एंड अप टू व्हाट लेवल, व्हाट एक्सटेंट वी मेड आवर प्रिपरेशन, कहां तक हमारी तैयारी हो गई।
जो हमने एक समरी बनाई हुई है, अगर बनानी चाहिए, मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट जो है वो समरी बना रहे होते, पॉइंट तो कम से कम लिखते ही है ना कि इस टॉपिक में ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। तो उन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करें, उन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करें। और जाहिर है ये पॉइंट आपने कब बनाए हैं, जब आपने क्लासेस के दौरान टॉपिक जो है वो कवर किए थे। टाइम मैनेजमेंट, हर टॉपिक के लिए रीजनेबल टाइम। अभी मैंने कहा था ये डिपेंड करेगा कि आपका लेवल क्या है। हो सकता है एक टॉपिक बहुत बड़ा हो, लेकिन आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से क्लासेस के दौरान पढ़ा, क्लासेस के दौरान बड़ी अच्छी आपने उसकी प्रेपरेशन की, तो अब आपको शायद उस पर ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा। तो ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। और अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कौन सा टॉपिक जो है आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को तो आवाज आ रही है ना? हाँ जी, उमर साहब ने कहा मुझे आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को सही सुनाई दे रहा है, ठीक आवाज आ रही है। हाँ जी उमर साहब, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ले जनाब, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी स्लॉट्स बनाएं, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, और फिर आप रेस्ट भी करें। अब आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ा आपने, 2.5 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, रेस्ट करना आपने, आधा घंटा ब्रेक ले लें। अब उस ब्रेक में क्या करें? क्या उसमें जो है वो आप टीवी देखें, उसमें जो है वो दोस्तों से बात करें? सबसे बेस्ट ये कि आप आराम से सुकून से लेट जाएं, कुछ खा पी लें, रेस्ट करना है आपने। अगर आप टीवी पे बैठेंगे और ज्यादा बर्डन आएगा, और ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा ज़हन को सुकून दें। और बेहतरीन होता है कि आराम से चेयर पे टेक लगा के बैठ जाएं या लेट जाएं थोड़ी देर, 10-15 मिनट सोएंगे तो नहीं आप, लेकिन इस तरह से रेस्ट करें। हम क्या करते हैं, हम रेस्ट करने की बजाय टीवी लगा लिया, उस पर कोई खबरें आ रही हैं, देख के परेशान होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों से बात करेंगे, हाँ तुमने क्या कर लिया, मैंने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, फिर परेशान हो जाएंगे, अच्छा मैं इस तरह नहीं कर रहा। हमने अपना अपना पेपर पास करना है, तो इसलिए हमें दूसरे पे ध्यान देने की बजाय कि वो क्या कर रहा है, मुझे ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी प्रेपरेशन कितनी हो रही है। पॉइंट को ही ना छोड़ें, क्वेश्चंस पे शिक सारे नहीं करें। और आप ये याद रखें कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप रिवीजन के टाइम पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन कर सकेंगे, टाइम शॉर्ट होगा। तो आप जो है वो पॉइंट को ही ना छोड़ें, पॉइंट सारे जरूर देख लें। क्वेश्चन को एक नजर देख लें कि उसमें नई बात है तो देख लें वो कैसे की। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बेशक 6-7 करें, लेकिन बाकी 8-10 क्वेश्चंस को देख जरूर लें कि उनके पॉइंट्स आपको आते हैं, उनको पता है। अगर कोई पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है तो सिर्फ इतना पोर्शन देख लें, इस तरह टाइम आपका सेव हो जाएगा। पहली दफा तो सारे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, इनिशियली व्हेन वी प्रिपेयर एनी टॉपिक ड्यूरिंग द क्लासेस, तो वी डू ऑल द क्वेश्चंस एंड वी हैव टू डू इट, करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप रिवीजन पे जा रहे होंगे तो फिर सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप सिर्फ करेंगे। और सिलेक्टेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ये जो होते हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपने ऑलरेडी मार्क किए होते हैं, या अगर नहीं भी मार्क किए हुए, तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक पे एंड पे जो क्वेश्चंस करते हैं, लास्ट क्वेश्चंस, बल्कि उसको लास्ट क्वेश्चंस की बजाय ना आप ये कहें क्वेश्चंस डन इन लास्ट डेज ऑफ टॉपिक। जब एक टॉपिक कवर हो रहा हो तो उसके आखिरी दिनों में जो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो वाले क्वेश्चन जरूर करें। क्योंकि आपने देखा क्लासेस के दौरान हम तरतीब से नहीं करते क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, कभी 2 कर रहे हैं, कभी 17 पे चले गए। तो आखिरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो जाहिर कंप्रीहेंसिव होते हैं, उन क्वेश्चंस को करना चाहिए। कोई भी सवाल करें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखें उसका टाइम कितना है, क्वेश्चन के मार्क्स इंटू 1.8, ये आपके पास टाइम आ जाएगा, ये आपके पास टाइम आ जाएगा। तो इतने टाइम में जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसा करेंगे उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपको जो है वो विद इन टाइम क्वेश्चन करना आ जाएगा। पेपर में भी प्लान करके ही करते हैं ना, ये तो नहीं होगा कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन और हम उस पर जो घंटा लगा दें। हम 10 × 1.8 करेंगे, इट बिकम्स 18,
तो 18 मिनट्स नहीं तो 20 मिनट्स में, 22 मिनट्स में क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो जब हम अभी से कोशिश करेंगे, टारगेट करेंगे, तो फिर जो है वो हम टाइमली पेपर में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। होता ये हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हम कभी टाइम की केयर नहीं करते, खुले टाइम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, फिर पेपर में टाइम का प्रेशर होता है तो उसमें फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाते। स्टडी मटेरियल क्या होगा, आप कोई भी एक बुक ले लें, कोई एक बुक, मसलन पैक की बुक ले ली आपने, पैक में आप पढ़ रहे हैं 9th एडिशन, 8th और 9th एडिशन, वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू, दोनों चलेंगे। 8th के साथ बस एक हैंड आउट है, वो हैंड आउट बंदा देख ले, उसमें कुछ अपडेशंस की हुई हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि बच्चे माशाल्लाह सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी लेते हैं, मेरे स्टूडेंट, उनको मैं क्लासेस में कॉल करता हूँ, क्लास में आते हैं बच्चे, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाँ भाई कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। बिलीव मी, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बताते हैं, उनसे पूछते हैं ना कि पढ़ा कहाँ से, वो कहते हैं हमने एक पैक की किताब ली थी और उसमें से पढ़ा, या टीचर ने कोई इधर उधर से एग्जाम्पल करवा दी, गाइड कर दिया तो वो देख लिया, अदरवाइज हमने कोई और किताब कंसल्ट ही नहीं की। तो उनकी इस बात से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, वो ये है, हाँ जी FR1 के सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, बात FR1 की कर रहे हैं, लेकिन काफी सारी बातें जनरल हो रही हैं, ठीक है, और FR1 पे अभी थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे हम। तो जी, तो वो कहते हैं हमने एक ही बुक से पढ़ा, तो रेलेवेंट ये है कि पढ़ा, ये रेलेवेंट नहीं है कि कितनी किताबें पढ़ी। तो जब आप पढ़ेंगे, बेशक आप एक किताब पढ़ेंगे, और अगर एक किताब पढ़ के आप सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ले सकते हैं, तो पास क्यों नहीं कर सकते, मस्ट पास हो जाएगा पेपर। बस उसको अच्छी तरह से तैयार करें, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और अब तो आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है कि आप जो है वो इधर उधर किताबें ज्यादा देखें, अब तो एक ही बुक जो पढ़ी हुई है, बल्कि अब तो जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सबसे पहले बुक में दिए हुए हैं, मैं बताना ये चाह रहा था, ये वन विंडो बुक है जिसमें सारा कुछ है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। फिर उसके बाद ICAP के पास पेपर्स टॉपिक वाइज वो भी सारे बुक में ऐड कर दिए हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हुए हैं। फिर जो ICAP की FR1 की बुक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमारा ख्याल था ये चीजें बच्चों को जरूर आनी चाहिए, वो हमने सारी इस बुक में प्लस कर दी हुई है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ें और ICAP की किताब देखें तो कई चीजें आपको नजर आएंगी जो वहां पे थी और इस बुक में हमने स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दी, सिर्फ इसलिए कि वन विंडो ऑपरेशन। MCQs भी दिए हुए हर चैप्टर के एंड पे, तो MCQs भी आराम से जो है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। CA में कभी सिलेक्टिव स्टडी नहीं होती है, लेकिन अगर टाइम थोड़ा रह जाए तो हम कुछ सिलेक्शन कर भी सकते हैं, और अभी उस पर बात करेंगे कि क्या सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम उस पर बात भी करेंगे कि हम जो है वो क्या सिलेक्शन कर रहे होंगे अगर जरूरत पड़ जाए। सिलेक्टिव स्टडी करनी नहीं चाहिए वैसे, सारे टॉपिक करें, साथ उसके रेलेवेंट क्वेश्चन हो, और फिर अभी हमने पीछे बात कर ली कि बुक कौन सी यूज करनी है, पास पेपर है, पैक की बुक है, जब आप पैक की बुक कर रहे होंगे पास पेपर ऑटोमेटिकली सारे उसमें आ गए। एक बहुत अहम पॉइंट, जब हम कोई सवाल कर लें तो हम टाइम जो है वो कुछ स्पेयर करें, सोचें, सोचने से क्या होगा, शॉर्टकट डेवलप होंगे, हमारी अपनी स्ट्रेटेजी एक बन जाएगी कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया करें। ये सवाल इस तरह है तो मैं इसको जो है वो कैसे हैंडल करूंगा। पेपर में ये रिक्वायरमेंट आप देखते हैं कि हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, कई दफा एक जैसी भी होती है, कई दफा डिफरेंट भी होती है। तो बंदा जब हर सवाल के बाद सोचे, बंदे को आइडिया होगा, अच्छा ये सवाल में इस तरह पूछा हो तो मैं ये कर लूँ, ये पूछा हो तो मैं ये कर लूँ। तो इस तरह जो है वो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना लेंगे, अपने शॉर्टकट्स डेवलप कर लेंगे, अपना लेआउट खुद डिजाइन कर सकते हैं कि अच्छा ये सवाल हो तो उसको मैं किधर से शुरू करूंगा और किधर खत्म करूंगा। आप एक क्वेश्चन करें, नहीं सोचें, अगला सवाल करें, फिर अटक जाएंगे, उससे अगला 4-5 सवाल करेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर एक सवाल करके सोचेंगे तो अगले 4-5 सवाल आपको आसानी से समझ आएंगे। ये फायदा होता है इसका। 2 पेजेस पे क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें अकाउंटिंग का हमेशा, लेफ्ट पेज राइट पेज, आमने सामने वाले पेज। उसका फायदा क्या होता है, आपको पेज पलटना नहीं पड़ता, वर्किंग है तो वो भी नजर आ रही होती है, वरना होता ही है पेज पलटने में अमाउंट लिखनी कुछ थी,
और लिख कुछ दी, जैसे था 7893 तो उसको क्या लिख दिया 7983, ट्रांसपोजिशन एरर, लिखते हुए गलती होगी। तो इस तरह की गलतियां काफी हो जाती हैं पेपर में। पेज ना पलटे तो इस तरह की गलतियां करने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, और फिर पेज पलटने पे जो टाइम लगता है वो टाइम भी आपका सेव होगा। फिर एक मॉक एग्जाम है जो पैक वाले कराते हैं। कहते हैं ना, पेपर में जाने से पहले एक दफा अपने आप को फाइनली असेस कर लें कि तैयारी कितनी है, हम कितने के पानी में हैं। तो मॉक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, टीचर्स गाइड करते हैं कि 2-3 हफ्ते का एक रिवीजन प्लान बनाएं और उसमें सारा कोर्स कवर करें, फिर उसके बाद एक और 2 रिवीजन तो कम से कम करनी चाहिए। तो एक रिवीजन मॉक से पहले और एक रिवीजन मॉक के बाद आप मॉक तक रिवीजन कंप्लीट करें, मॉक में बैठे फिर आपको आइडिया होगा अच्छा ये चीजें हैं, इसमें आप जो है वो डेफिशिएंट थे, ये चीजें थी आती थी मगर गलत कर दी, तो आप उनको ओवरकम कर लेंगे। और सेकंड रिवीजन जो मॉक के बाद वाले वीक में आप कर रहे होंगे उसमें आप जो है वो फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें आप गलत कर रहे थे या जो चीजें स्किप हुई थी वो आप कर लेंगे। फोकस रिवीजन, टाइम टेबल बनाएं, आप टाइम एलोकेशन करें हर टॉपिक के लिए, और अगेन मेरी तैयारी कितनी है उसके मुताबिक। हो सकता है एक बड़ा टॉपिक हो मेरा थोड़ा टाइम में कवर हो जाए, और एक छोटा टॉपिक हो, हमें इसमें वो भी ख्याल रखना चाहिए लेवल 2 और लेवल 1 के टॉपिक। लेवल 2 जो होता है उसमें 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है, और जो लेवल 1 होता है वो 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। ऐसे ही होता है ना मैक्सिमम। तो हमें लेवल 2 के जो टॉपिक है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन ये नहीं हम लेवल 1 छोड़ दें, क्योंकि काफी सारे टॉपिक हैं, 8-9 टॉपिक जो हैं, 7 टॉपिक मेरा ख्याल है वो लेवल 1 के, तो वो हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। और लेवल 1 में से 35 मार्क्स का पेपर भी आता है, लेवल 1 में से 35 मार्क्स का पेपर आना। ग्रिड को भी जहन में रखना है जब हमने प्लान करना है। ये ना हो कि हम एक ग्रिड पूरा कर लें, दूसरा ग्रिड पूरा कर लें, तीसरा छोड़ दें, और बाद में पता लगे जो हमने 2 ग्रिड किए थे ये तो सिर्फ 60 मार्क्स के थे। तो हम हर ग्रिड में से एक ग्रिड में से टॉपिक किया, फिर दूसरे ग्रिड में से, फिर तीसरे में से, और अभी हम थोड़ी देर में ग्रिड्स भी देखते हैं कि ग्रिड्स क्या क्या हैं। देखे तो आपने यकीनन होंगे। टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाएं, डिफिकल्ट टॉपिक्स, इजी टॉपिक्स। 2 तरीके हैं कि आप डिफिकल्ट टॉपिक से शुरू करें, आसान टॉपिक की तरफ चले जाएं। डिफिकल्ट टॉपिक से इसलिए शुरू करें कि एंड पे जाके डिफिकल्ट टॉपिक मुश्किल होंगे करने, क्योंकि पेपर का प्रेशर आ जाएगा, बर्डन भी होगा, पेपर करीब होंगे, टाइम थोड़ा होगा, और जब हम पेपर के करीब हों तो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स, जो चीजें नहीं आती उनसे बंदा वैसे ही डरता है, और उनको हाथ डालते हुए भी डरेंगे, और नई चीजें जहन एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो इसलिए हम जो है वो डिफिकल्ट टॉपिक पहले कर लें, इजी बाद में करें। अब उसमें स्टूडेंट्स ही जो है उन्हीं से हम सीखते हैं। उन्होंने कहा सर जी इस तरह तो टॉपिक हम करेंगे 2-3 टॉपिक ये हफ्ता हफ्ता लगा के, 3 हफ्ते गुजर गए, 3 बड़े बड़े टॉपिक हो गए या 4 हो गए, और बाकी टाइम साल पे पेपर का आ गया, तो वो तो सारा फिर कैसे होगा 2-4 दिन में। तो उसका भी एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि हम साइमल्टेनियस कर लें, एक तरफ डिफिकल्ट टॉपिक चला दें और एक तरफ इजी टॉपिक। हमने जाहिर है स्लॉट्स बनानी है, तो हम फर्ज करें 2-2 घंटे की 3 स्लॉट्स रखते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो 2 स्लॉट्स जो है वो डिफिकल्ट टॉपिक के लिए रखें, एक स्लॉट जो है वो आप आसान टॉपिक के लिए रखें। सुबह में मुश्किल काम, रात में आसान काम। तो रात को जो है वो आप मतलब थोड़ा सा ब्रेक भी बीच में करें एक सब्जेक्ट से ज्यादा, ये डिपेंड करता है। अच्छा एक और भी होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं हमने 2 सब्जेक्ट हैं, 3 है, वो तीनों डेली बेसिस पे इकट्ठे चलाने हैं, इट इज अप टू यू। कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं 15 दिन हमने पढ़ना है, 5 दिन में एक जो है सब्जेक्ट, 5 दिन में दूसरा, 5 दिन में तीसरा। कुछ कहते हैं नहीं जो है वो जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा उसके 6 दिन रखें, और जिसमें प्रैक्टिस नहीं है उस सब्जेक्ट को 4 दिन रखें। इट इज अप टू यू, whatever strategy you opt and whatever strategy is convenient to you, you can go for it. But the important point, the relevant point is कि you should pass the paper. आपको जैसे अपने लिए अच्छा लगे, जैसे रीजनेबल लगे, जैसे आपको फिजिबल लगे, जैसे आपका माइंड सेट है, आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं कि आप चाहे एक सब्जेक्ट को 5 दिन चला लें, और चाहे एक सब्जेक्ट को 15 दिन चलाएं, बाकी दूसरा भी सारे साइमल्टेनियस सब्जेक्ट चलाएं। इट इज अप टू यू। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई इसमें जो है कंपल्शन नहीं है। और बात वही है कि आपका पेपर पास होना चाहिए, कल को आपको कोई नहीं पूछेगा तुमने प्लान कैसे किया, कैसे नहीं किया था, आप पास हैं तो एक्सीलेंट, और पास होना चाहिए हर सूरत। और समराइज पॉइंट्स वो तो सारे के सारे आपने देखने। और ये जो मैंने पहले भी कहा कि सिलेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वो करने जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे हो,
और उसके लिए एक तो ये होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं पहले हम कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं कि ये बड़ा अच्छा सवाल है, स्टार लगा देते हैं कि ये सवाल मैं रिवीजन के टाइम पे जरूर करूंगा। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो वेल एंड गुड, नहीं भी किया तो नो इशू। आप स्टार्ट करें, शुरू के पॉइंट्स देखें, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं उनको आप देख लें। जैसे डेफिनेशन का चैप्टर है, अब आप प्रैक्टिस करें, आपके मैं स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करूं, मैं रिड्यूसिंग बैलेंस की प्रैक्टिस करूं, और इस तरह कोई जरूरत नहीं है। आप एक क्वेश्चन पकड़ें कंप्रिहेंसिव जिसमें जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, फलां डेट क्वेश्चन खरीदा, फलां को बेचा, एक्सचेंज भी है, वो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। और एक सवाल ऐसा कर लें जिसमें चेंज इन एस्टिमेट्स हैं। जिन्हें क्या किया, डेप्रिसिएशन की जब बात की तो हम जो है वो एक डिस्पोजल वाला क्वेश्चन कर लें एक्सचेंज के साथ, और फिर एक जो है वो चेंज इन एस्टिमेट्स वाला क्वेश्चन कर लें। ये दो क्वेश्चन कर लिए हमने, और उसके बाद सीधा रिवैल्यूएशन पे आ जाए, फिर रिवैल्यूएशन के सवाल करें। और रिवैल्यूएशन के भी आप देखें तो मेरे ख्याल में 3 चीजें हैं जो करने वाली हैं। एक है एंट्रीज और दूसरा है डिस्क्लोजर्स। अकाउंट तो मांगता ही नहीं, वो एंट्रीज मांगता है या डिस्क्लोजर मांगता है। और उससे पहले कैलकुलेशंस हैं रिवैल्यूएशन की, तो आप कैलकुलेशन और एंट्रीज वाले को ये एक सवाल कर लें। अगर पहले से अच्छी तरह किया हुआ है एक सवाल वो कर लें, एक डिस्क्लोजर वाला कर लें, आपकी रिवीजन होगी। और अगर पहले अच्छी तैयारी नहीं की तो 2 एंट्रीज वाले क्वेश्चन कर लें, 2 डिस्क्लोजर वाले। चाहे आप एंट्रीज पे जाएं चाहे डिस्क्लोजर्स पे जाएं, यू हैव टू प्रिपेयर कैलकुलेशन टेबल जिसमें हम लिखते हैं ग्रॉस अमाउंट ये है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है, बुक वैल्यू ये है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, और सारा कुछ इसमें अमाउंट्स कैलकुलेट करते हैं। राइट, लीजिए जनाब आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा FAR1 के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि FAR1 का जो है वो हमारा सिलेबस क्या है। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड 3 ग्रेड्स हैं। फर्स्ट ग्रेड है 20 to 30 मार्क्स का, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और इंटरप्रिटेशन है। सेकंड ग्रेड है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, 3 टॉपिक हैं और इसकी वेटेज है 25 से 35। पहला 20 से 30, दूसरा 25 से 35 और तीसरा अदर एरियाज ऑफ IFRS जो 40 से 50 मार्क्स हैं। अब मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा हमें अपना प्लान बनाते हुए जी तैयब सब आपने ठीक कहा, हाँ जी, प्लान बनाते हुए जो है वो हम क्या करें, हम ये फर्स्ट और सेकंड ग्रेड वाले सारे टॉपिक कर लें, पेपर सर पे आ जाए और हमें पता चले कि जो 40 से 50 मार्क्स हैं यानी तकरीबन 50% पेपर यू कैन से वो हमने तैयार ही नहीं किया और पेपर सर पे आ गए। तो अब बताएं मुझे, अगर हम 40 तो मिनिमम है ना जो थर्ड ग्रेड से आने, तो अगर थर्ड ग्रेड से 55 मार्क्स आ जाएं, 45 आ जाएं और पहले 2 से 55 आ जाएं और ये सारे टॉपिक हमारे तैयार हों, तो सोचें तो हमारा क्या बनेगा। हम 55 में से 50 नंबर ले सकेंगे? ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। 55 में से तो पेपर नहीं ना पास होता। तकरीबन 75-80 मार्क्स का पेपर कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो पेपर फिर भी पास हो जाता है। 100 मार्क्स तो जरूरी है ही नहीं करना। अगर हम 100 मार्क्स का पेपर कर रहे हैं फिर तो इंशाल्लाह सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आ जाए अल्लाह के फजल से, और वो भी आए, वो भी लेंगे इंशाल्लाह। लीजिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम टॉपिक्स। इसमें कैश फ्लोज पे तकरीबन हर दफा सवाल आ रहा है। अभी मैं आपको एनालिसिस भी दिखाता हूँ पेपर का, ठीक है। एक तो ये कैश फ्लो का टॉपिक है जिसको कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसमें पहले कभी सवाल आता था कभी नहीं आता था, लेकिन और ये FAR2 में भी होता था। अब ये FAR2 में नहीं है, सिर्फ FAR1 में है, तो इस पे अक्सर सवाल आ जाता है। फिर रेशियोज हैं, चेंजेस इन इक्विटी हैं, इनमें से थोड़ा सा ऑल्टरनेट चल रहा होता है, कभी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाता है, कभी रेशियोज आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सिंगल एंट्री और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका। इन दोनों में से एक सवाल जरूर आता है और दूसरा सवाल ये आता है, ठीक है। अगर आपने एनालिसिस देखा, बताएं देखा हुआ किसी ने? चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए कि हम जो है वो ये पहला ग्रेड पकड़ के बैठ जाएं? नहीं, आप पहले ग्रेड में से एक टॉपिक करें, फिर दूसरे ग्रेड में से करें, फिर तीसरे में से करें। इन दोनों को इकट्ठा करना चाहिए क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सिंगल एंट्री एक जैसे ही हैं। एनालिसिस भी शेयर करता हूँ जी, इसके फौरन बाद करने लगा हूं। अदर एरियाज, इसमें 7 टॉपिक हैं।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और IFRS 15 पे मुसलसल क्वेश्चन आ रहा है हर टाइम में। तो ये अगर आप देखें, 2 टॉपिक मैंने यहाँ से कर दिए और 2 टॉपिक ये कर दिए और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कर दिया, तो इसमें से आपका जो है वो आधे से नंबर ज्यादा तो इसमें से आ जाते हैं कम से कम। अभी मैं आपको एनालिसिस भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये था कि हम जो है वो अदर एरिया पकड़ लें और ये सारे टॉपिक कर लें साथ और बाकी रह जाएं, तो उसका भी जो है वो हमें फायदा नहीं होगा, उससे भी हमें जो है वो नुकसान हो जाएगा कि हमारा जो है वो कवरेज नहीं होगी। ले जनाब, मैं आपके साथ जो है वो जरा शेयर कर दूं। आपने फरमाया है कि एनालिसिस शेयर कर दें, एनालिसिस भी शेयर करता हूं आपके साथ। ले जी, जस्ट अ मिनट। टाइम हमारे पास अब थोड़ा है, बस अभी कंक्लूड करते हैं 5-7 मिनट में। ले जी, FR1 जबरदस्त काम है। अच्छा ही, हाँ हाँ जी। ले जनाब, FR1 देखें तो आपके सामने आ गया, तो जरा देखें इसको जो है वो, ये देखिए स्प्रिंग 17 से स्टार्ट किया और ये देखिए कैश फ्लो मुसलसल चेक करें जरा, हर टाइम में क्वेश्चन आ रहा है। कभी चेंजेस इन इक्विटी पे आ जाता है, कभी जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाता है। ये ग्रिड वाइज मैंने बनाया हुआ है। दूसरा देखें, बल्कि ये हमारे डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है, पैक ने। तो जो पैक ने काम किया वो हमने काम किया। और ये देखें, ये दोनों टॉपिक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुसलसल आ रहे हैं, ठीक है, मुसलसल आई जा रहे हैं। यहाँ पे जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मिस हुआ तो उसकी जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया। यानी आप इस तरह समझिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से एक क्वेश्चन और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से एक सवाल। चेक कीजिए, देखें तो जरा, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे आप देखें अदर एरियाज ऑफ IFRS। ये देखिए IS 16 और IFRS 15 चेक करें जरा, हर टाइम में क्वेश्चन मुसलसल, कोई टाइम पे मिस नहीं हो रही है। और IFRS 15 तो इसके बगैर तो आप समझेंगे ना, कभी पेपर देगा आपको। हाँ, इस्तीफा ना दे कह सकते हैं, लेकिन आप देखें। और उसके बाद बाकी टॉपिक हैं वो फिर जो है वो स्विच हो रहे होते हैं, कभी कोई टॉपिक आ रहा होता है, कभी कोई टॉपिक आ रहा होता है। तो ये एनालिसिस भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया और मैंने आपको कैश फ्लो का टॉपिक बता दिया, मैंने आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बता दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दिया, 3 हो गए, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बता दिए, 4 हो गए, और उसके बाद IFRS 15, 5 टॉपिक। ये तो बड़े बड़े टॉपिक या छोटे छोटे टॉपिक जो मर्जी का है, इनको तो सबसे पहले करें। इनमें से तो सवाल तकरीबन पक्के पक्के जो है वो आपके आ जाने। और आप मार्क्स भी देखें, 7 मार्क्स भी लिखे हुए हैं और इनके मार्क्स टोटल करके देखें, 50 से ज्यादा मार्क्स इन्हीं में से टॉपिक्स में से आ रहे होते हैं। लो जनाब, वापस आते हैं। सर जी, मेरी प्रेजेंटेशन कहाँ गई जी?
ये भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। ये जनाब आ गई आपके सामने स्लाइड, तो आगे बढ़ते हैं इससे। ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको इंट्रो में से रिवाइज कर लेने चाहिए। अब तो टाइम नहीं है, ये तो पहले कर लेते होते हैं। जैसे प्रोविजन है तो प्रोविजन पे जो है वो कोई ना कोई एडजस्टमेंट आ रही होती है, सिंगल एंट्री में भी आ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी। और डेप्रिसिएशन तो आपने खैर वैसे ही यहाँ पे कर लिया। फाइनल अकाउंट है तो वो आपको सिंगल एंट्री में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और IS2 जो है वो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बहरहाल अब आप उनको छोड़ें, अब आप इसी पे कंसंट्रेट करें। उसके बाद एक पेपर आप जरूर सॉल्व किया करें, जो कि हर वेडनेसडे को आप करें एक्सरसाइज पेपर के टाइम पे, हर वेडनेसडे को। फायदा क्या होगा? पेपर 3 घंटे में पूरा करना आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट करनी आ जाएगी, कंफ्यूजन होंगी तो वो दूर कर लेंगे आप। सारे टॉपिक्स को इकट्ठा सोचना, उनको इकट्ठा मैनेज करना, कोई आप डेफिशिएंट हैं कहीं पे, कोई एरर कर रहे हैं, कोई मिस्टेक कर रहे हैं, वो पता लग जाएगा प्रेजेंटेशन अच्छी करने का। तो ये आप सोचें अभी 4 हफ्ते हैं, 4 दफा ये आप, एक तो मॉक हो गया, उसके अलावा 3 एक्सरसाइजेज और करें, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो इसका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। एग्जाम डे पे 5 पॉइंट लिखे हैं मैंने। प्रिकॉशंस क्या है? पेपर को रीड करना है, टाइम एलोकेट करना है, मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट, और उसके बाद फिर रिव्यू द पेपर बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू इन्विजिलेटर। अच्छा जी, अभी FR2 के बच्चे भी मेरा ख्याल है इस क्लास को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है शायद। हाँ जी, FR2 के कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया? हाँ जी, एक फोजिया नौरीन है। हाँ जी, हैंड रेज कर दें, उससे भी पता लग जाएगा। और FR2 के जो लोग हैं, हाँ जी, ये FR1 की चल रही थी अभी, और FR2 भी मैं इसके साथ ही चला दूंगा। जी 2 लोग हो गए। अच्छा जी, बस FR2 अभी मैं 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ले जी, प्रिकॉशंस क्या है? आपने देख लेना है मेरा पेपर कितने बजे है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है, ये जरा देख लेना है एहतियातन, ताकि मैं अपने सेंटर पे ही पहुंचूं, किसी और सेंटर में न चला जाऊं, क्योंकि एग्जाम तो काफी सेंटर्स में हो रहा होता है। कम से कम आधा घंटा पहले जरूर वहां पे पहुंच जाएं, अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं, 2 कैलकुलेटर लेके जाएं, ताकि एक काम ना करे तो दूसरा आप कर सकें। ब्लैक इंक से पेपर करना, ये जनरल सी बातें हैं हर पेपर के लिए। अपना नाम लिखें, रोल नंबर लिखें, स्पेसिफिक प्लेस पे, किसी और जगह पे ना लिखें, क्योंकि उससे जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क ना लगाएं, अदरवाइज पेपर जो है वो विदहेल्ड हो जाता है और उसका रिजल्ट नहीं आया करता। ऐसी गलती कभी कभी बच्चे कर जाते हैं, आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं। पेपर आपके पास आ गया 15 मिनट पहले, उसको पढ़ लें। पूरा क्वेश्चन नहीं आप पढ़ सकते अकाउंटिंग में, सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक आए हैं, कौन से नहीं आए, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन के मार्क्स देख लें कितने हैं, और आइडिया लगा लें कि आपको जो है वो कितना कितना जो है वो टाइम देना है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछा हुआ है सवाल में, बस इतना देख लेंगे आप। क्योंकि अकाउंटिंग का क्वेश्चन पढ़ने का फायदा नहीं होता जब तक उसको साथ साथ सॉल्व ना किया जाए। अगर आप कहें मैं पहले अकाउंटिंग का क्वेश्चन पढ़ लूँ सारा, उसके बाद सॉल्व करूँ, तो सॉल्व करने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये देख लें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, और फिर जैसे टाइम हो स्टार्ट कर दें। अब आप एक काम और कर सकते हैं, ये मेरी ओपिनियन है पर्सनल, अगर आपको अच्छा लगे, कि आपके पास जो 15 मिनट होते हैं उसमें MCQs कर लें। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप सिर्फ ये देख सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है,
आप उसकी कोई चीजें याद नहीं रख सकते, उसको लिख तो सकते नहीं, आप अमाउंट्स भी नहीं लिख सकते, तो बेहतर ये होता है कि एमसीक्यूज करके ना साइड पे कर लें। जैसे ही पेपर स्टार्ट हो वो एमसीक्यूज 10-12 है थे, आप 2 मिनट लगाएं और सबका आंसर लिख लें। क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा ना, क्वेश्चन पेपर पे हल्का सा डॉट डाल लें, क्वेश्चन पेपर पे भी अपना नाम लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी अपना नाम लिख लें, उस पर पेंसिल से डॉट लगा लें, और जैसे ही टाइम स्टार्ट हो तो आप अपने एमसीक्यूज कर लें। आपका 2 मिनट में 10 नंबर माशाल्लाह आ गए। ठीक है, 3 मिनट लग जाएंगे तो वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये एक तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को आपने 1.5 के हिसाब से जो है ना वो टाइम देना है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर 18 मिनट बनते हैं आप 20-22 भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उस पर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लगा दें। वापस उस क्वेश्चन पे आना बड़ा मुश्किल होगा, और अगर वापस आएंगे तो पहले सारा सोचना पड़ेगा मैंने क्या किया था, कहाँ छोड़ा था। तो इसलिए कोई 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो तो लगा दें, लेकिन अगर आप जो है वो ज्यादा टाइम लगा देंगे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा, नुकसान होगा। बुलेट पॉइंट्स लिखें, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, पार्ट्स में थ्योरी पूछ लेता है कहीं पे, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई थ्योरेटिकल पॉइंट पूछ लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पॉइंट्स में लिखें। नेसेसरी वर्किंग्स करें, अननेसेसरी वर्किंग जो है ना वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फायदा कोई नहीं होता उसका। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन पे आप स्टक हो जाएं, सवाल को दफा कर दें, छोड़ दें, लीव इट, मूव अहेड, आगे चलें। क्वेश्चन पे स्टक हो गए, आपने नहीं मैं करके छड़ना है, किसी क्वेश्चन के पीछे पड़ जाना, उसके ऊपर नियाना का मसला बना लेना, नुकसान कर देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फिर जो है वो एक सवाल बस एक दफा करें, दोबारा उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल आपको टाइम मिलेगा कि आप उसको कर सकें। हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप जो है वो, माइक तो मैंने बंद किए हुए हैं, किसी का माइक जो है वो ऑन नहीं है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन आप सिर्फ एक दफा करें। अगर क्वेश्चन करने के बाद आपको टाइम मिल जाए, पेपर कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन छोड़ा वो उस पर आप वापस जा सकते हैं, इवन उसको काट के आप आगे दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम मिले तो। वरना एक सवाल को एक दफा करें, उसके ड्यू टाइम में, और छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि 2-4 नंबर उसमें शायद और ना मिले। अगला सवाल करेंगे तो जरूर जो है वो 4-6 नंबर मिल जाएंगे। जो सबसे आसान लगे वो पहले करें, ये अपने लिए, एग्जामिनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें सेटिस्फेक्शन होगी मैंने सवाल कर दिया, ठीक कर दिया, अच्छा कर दिया। हर नया क्वेश्चन नए पेज से, सेम पेज से क्वेश्चन स्टार्ट कर दें नुकसान हो जाता है। पेपर आसान लगे तो खुश मत हो, पेपर मुश्किल लगे तो आप जो है वो पैनिक ना हो, क्योंकि पेपर आसान लगे आप करें तो पता लगे कि पेपर होता ही नहीं। पेपर डिफिकल्ट नजर आए और आप पैनिक हो जाए, आप उसको कर ही ना सकें। आप पेपर करें, अकाउंटिंग के सवाल का पता ही नहीं होता आसान है कि मुश्किल है। जब सवाल करते हैं फिर पता लगता है कि क्वेश्चन जो है वो आपका कैसा हुआ। ठीक है, फिर पता लगता है क्वेश्चन हो पाया कि नहीं हो पाया। आखिरी बात, कम से कम 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, बिफोर एंड टाइम, पेपर एंड होने से पहले क्या करना है, आपने देखना है कि आपने क्वेश्चन नंबर सारे सही लिख दिए जो क्वेश्चन पेपर में थे उसके मुताबिक। इसको इंश्योर करना है। हो सकता है आपने कोई सवाल किया नंबर ही ना लिखा हो, बाद में देखें वो हो ये सवाल का मैंने नंबर ही नहीं लिखा, तो उसका नंबर लिख दें। नंबर ना लिखा तो क्वेश्चन के मार्क्स गए, नंबर लिख दिया तो नंबर आ जाएंगे। और रेफरेंसिंग करनी है वर्किंग की, W1 2 3 उनको क्रॉस रेफर किया हुआ है। अगर आपने वर्किंग करके ओपन छोड़ दी, नंबर नहीं मिलते हैं जब तक उसको आप W1 2 3 लगा के जो है वो उसको क्रॉस रेफर नहीं करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू आर वेलकम टू आस्क। कोई आपका सवाल हो, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आप जो है वो सोचना छोड़ें, बस पढ़ना शुरू करें, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। और चीजें आपको अगर स्कैटर्ड लग रही हैं, कंट्रोल में नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, सोचने का टाइम नहीं, अब सिर्फ पढ़ने का टाइम है और उसके बाद पेपर देना। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? इट वाज ऑल अबाउट FR1. नाउ आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग एंड कर रहा हूँ। और फिर जो है जो FR2 के लोग हैं वो इसी लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। मैं जस्ट विद इन 1 मिनट आई विल, हाँ नहीं, लिंक सेम नहीं है, ठीक है। तो जो है वो अभी मैं इसको एंड मीटिंग कर रहा हूँ,
आपको जो लिंक भेजा है आपने उसी लिंक को ज्वाइन कर लेना है जो FR2 वालों को भेजा हुआ है, तो उस पर फिर भी आपसे 2 मिनट में भी नहीं, जस्ट आई थिंक विद इन 30 सेकेंड्स आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाब करे। कहती है अगर किसी क्वेश्चन को फुल अटेम्प्ट ना कर सकें तो क्या हाफ अटेम्प्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको आइडिया होगा अगर आप टेस्ट देते रहे कि स्टेप मार्किंग होती है, जितने स्टेप आपने किए हो, जितना सवाल किया उतने नंबर मिल जाते हैं। तो सवाल पूरा, अकाउंटिंग में अक्सर लोग होता है सवाल किया पूरा हुआ ही नहीं, जितना हो गया कर दिया, छोड़ दिया, आ गए, पेपर पास हो गया। तो जितना करते हैं उसके नंबर जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक सवाल के पीछे ना पड़े, अगला सवाल करें, वो पूरा नहीं भी होगा, आधा भी होगा, तो उसके नंबर तो मिलेंगे ना। जो पिछला क्वेश्चन है 20 नंबर का, उसमें से आपके 16 आ जाएंगे, उससे आगे मुश्किल बढ़ पाएंगे, अगला सवाल करेंगे तो 5-6 नंबर और आ जाएंगे, तो इस तरह पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।